जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है रवि मीणा। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हम कंकाल तंत्र पढ़ रहे थे और कंकाल तंत्र के हमने 206 हड्डियाँ जो कि शरीर में पाई जाती है उनको हमने अच्छे से पढ़ा। पिछली कक्षाओं में हमने 206 हड्डियों को अच्छे से पढ़ा। मैं एक बार आपको फिर रिवीजन करवा देता हूँ दोस्तों कि जो मानव का जो कंकाल तंत्र होता है उसे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है दोस्तों अक्षीय कंकाल, इसमें अपन ने 80 हड्डियों को पढ़ा था। और एक होता है उपांगीय या अनुबंधी कंकाल, इसमें 126 हड्डियों को पढ़ा था दोस्तों। 80 और 126 पूरी 206 हड्डियाँ होती है। अब अक्षीय कंकाल में क्या होता है दोस्तों, अक्षीय कंकाल में शरीर के मेन पार्ट होते हैं जैसे कि सिर हो गया, सीने की अस्थि हो गई, सीने की अस्थि को दोस्तों स्टर्नम कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी हो गई है कि नहीं है, पसली हो गई, इनको हम अक्षीय कंकाल में पढ़ते हैं दोस्तों। और जो उपांगीय और अनुबंधी कंकाल में दोस्तों क्या होता है कि हाथ को, पैर को और हाथ के जो जॉइंट होते हैं जिन्हें मेखलाएं या पैर के जॉइंट होते हैं दोस्तों, उन्हें मेखलाएं कहा जाता है। इन मेखलाओं को पढ़ते हैं। अब बात आती है कि 80 हड्डियाँ कौन कौन सी थी और जो कि अक्षीय कंकाल में पाई जाती है। तो दोस्तों सिर में होती है 29 हड्डी। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि सिर में 29 हड्डी कौन कौन सी होती है। मैंने कल की वीडियो में बताया था। कपाल या करोटी में होती है 8, चेहरे पे होती है 14, कान में होती है 6 और एक होती है कंठ की अस्थि जिसे आयोड कहा जाता है। तो ये तो हो गए दोस्तों सिर की अस्थि 29, है कि नहीं। एक होती है सीने की अस्थि जिसे स्टर्नम कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी में दोस्तों बच्चे में तो 33 पाई जाती है और वयस्क होता है उसमें 26 पाई जाती है। सेक्रम अस्थि होती है, उनकी संख्या 5 होती है, पांचों मिलकर के एक अस्थि का निर्माण करते हैं। और जो कोडल अस्थि होती है दोस्तों, ये 26वें नंबर की अस्थि होती है। इसमें लास्ट में 4 अस्थि होती है। चार जो वयस्क होता है वह बच्चे में 4 होती है और वयस्क में 4 में से 4 जुड़ करके 1 हो जाती है। ध्यान रखना इस बात का भी। पसलियाँ दोस्तों 12 जोड़ी होती है, टोटल हड्डी 24 होती है। तो ये तो हो गई टोटल अक्षीय कंकाल की 80 हड्डियां। उपांगीय कंकाल में 126 होती है, एक हाथ में 30 होती है दोस्तों, दोनों हाथों में हो गए 60, एक पैर में होती है 30, दोनों पैरों में हो गए 60। और जो मेखलाएं होती है दोस्तों वो होती है 6, जो कि हमने यहाँ पर पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था दोस्तों, डायग्राम की सहायता से बहुत अच्छे से। अगर आपने दोस्तों अगर वीडियो पहले के नहीं देखे हो, जाओ पहले के वीडियो देखो, अच्छे से दोस्तों आपको समझ में आएगा। और अगर आप डिमांड करोगे तो मैं एक वीडियो पर्सनल जो कि पसलियाँ, रीढ़ की हड्डी और हाथ और पैर की डायग्राम के द्वारा एक वीडियो ला दूंगा जिसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा दोस्तों। तो जाओ, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बताओ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में कि चलो भाई कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है। धन्यवाद दोस्तों। अब देखते हैं आज के स्टार्ट करते हैं कि आज क्या पढ़ने वाला है। दोस्तों कंकाल तंत्र में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, पूरी 206 हड्डियाँ पढ़ ली। अब दोस्तों कंकाल तंत्र में जो महत्वपूर्ण पार्ट है जैसे कि अस्थि हो गई, उपास्थि हो गई, स्नायु हो गए, कंडरा हो गया, इसके बारे में। और दोस्तों जो अपने जॉइंट है वो जॉइंट भी नहीं पढ़े अपन ने, जॉइंट आज पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू में बात करते हैं दोस्तों हम अस्थि की। अस्थि क्या होती है दोस्तों, अस्थि को बोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोन कहा जाता है। ये कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? ये कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। दोस्तों जिस तरीके से रक्त होता है वो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, उसी तरीके से जो अस्थि होती है अपनी वह एक प्रकार की ठोस संयोजी ऊतक होती है। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है, आप जानते हैं दोस्तों। ऊतक से कहा जाता है कोशिकाओं के समूह को, संयोजी जो पूरी बॉडी को जोड़कर रखता है उसे कहा जाता है। तो अस्थि क्या है? एक प्रकार की ठोस संयोजी ऊतक है। जिस तरीके से रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है उसी तरीके से अस्थि क्या है? एक प्रकार के ठोस संयोजी ऊतक है। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो होता क्या है कि जो अस्थि होती है ना, उस अस्थि की आकृति कुछ इस तरीके से होती है। जैसे मैं बना देता हूँ, जैसे ये कोई अस्थि है तो अस्थियों में छोटे छोटे क्या होते हैं दोस्तों, अस्थियों के अंदर अस्थि मज्जा स्थित होता है। ये क्या है? अस्थि मज्जा। तो दोस्तों ये अस्थि मज्जा है ना, इस अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? रक्त का निर्माण होता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखना कि अस्थि में उपस्थित अस्थि मज्जा होता है, जो अभी मैंने आपको बताया। और अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? रक्त का निर्माण होता है। तो ये छोटी सी बात है, इसका भी आप ध्यान रखना। आगे देखिए दोस्तों, अस्थियों का जो अध्ययन है वो ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओस्टियोलॉजी। ठीक है। और जो अस्थियों की उत्पत्ति जिस कोशिका से हुई है दोस्तों उसे ओस्टियोसाइट कहा जाता है। साइट का अर्थ कोशिका होता है दोस्तों। तो रक्त की उत्पत्ति जिस कोशिका से हुई है उसे क्या कहा जाता है? ओस्टियोसाइट कहा जाता है। और अस्थि जिस प्रोटीन की बनी होती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ओसिन प्रोटीन।
तो ध्यान रखना, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, और अस्थियों की उत्पत्ति जिस कोशिका से हुई है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, ओस्टियोसाइट। और अस्थि जिस प्रोटीन की बनी होती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, ओसिन प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। आप भी जानते हो दोस्तों कि जो हड्डियों के निर्माण में विटामिन डी सहायक होता है। कौन सा विटामिन सहायक होता है दोस्तों, विटामिन डी। अगर दोस्तों इस विटामिन डी की कमी बच्चों में हो जाए, तो बच्चों में हो जाए तो दोस्तों रिकेटस बीमारी होती है। तो क्या होती है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है बच्चों में, रिकेटस होती है। दोस्तों रिकेटस क्या होता है, ये एक प्रकार का हड्डियों से संबंधित रोग है, और ये इसे सूखा रोग भी कहा जाता है। इसमें क्या होती है, जो हड्डियां होती है वो सूख जाती है, शुष्क पड़ जाती है दोस्तों, या तो सूख जाती है या शुष्क पड़ जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अगर दोस्तों इसी विटामिन डी की कमी अगर वयस्क में हो जाए, एडल्ट में हो जाए, तो क्या होता है, एक बीमारी होती है जो कि हड्डियों से संबंधित होती है, उसे क्या कहा जाता है, ओस्टियोमेलेशिया। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ओस्टियोमेलेशिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हड्डी होती है, जो व्यक्ति की, जिस व्यक्ति को ये रोग होता है उस व्यक्ति की जो हड्डियां होती है वो बहुत ही कमजोर हो जाती है, बहुत ही क्या हो जाती है, उसमें बहुत ही कमजोर हो जाती है दोस्तों वो हड्डियां। आगे देखिए, ये तो रही थी दोस्तों बात अस्थि की। अब बात करते हैं अपन उपास्थि की। उपास्थि क्या होती है दोस्तों, उपास्थि की बात की जाए तो जैसे कि दो हड्डियां जब आपस में जुड़ती है दोस्तों, जैसे कि ये कोई अस्थि है और एक दूसरी ये अस्थि है, जब दो अस्थियां आपस में जुड़ती है तो दोस्तों यहाँ पर इसका जॉइंट होता है। इस जॉइंट पे दोस्तों इनके किनारों पर दोस्तों क्या अस्थियां लगी हुई रहती है, इनके किनारों पर क्या लगी हुई रहती है, अस्थियां लगी हुई रहती है, जो कि, और वह जो, सॉरी अस्थियां नहीं, उपास्थि लगी हुई रहती है। जो हड्डियों के जॉइंट होते हैं, हड्डियों के जो किनारे होते हैं, उन किनारों पर दोस्तों उपास्थि लगी रहती है। क्या लगी रहती है, उपास्थि। यह उपास्थि बहुत ही लचीली व मुलायम होती है, बहुत ही लचीली व गद्दे की तरह बिल्कुल मुलायम होती है दोस्तों, जो कि जो हड्डियां होती है उनको एक दूसरे से भिड़ने से रोकती है, और एक दो जो जब अस्थि गति करती है तो उनमें सहायता भी करती है दोस्तों। ये उपास्थि होती है, ये कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। अभी मैंने बताया कि लचीली व मुलायम होती है, और ये अस्थियों के किनारों पर, या फिर जब कोई जॉइंट होता है, दो अस्थि जब जुड़ती है आपस में, उसके जॉइंट पर लगी हुई रहती है, बिल्कुल गद्दे की तरह रहती है। अब बात की जाए कि उपास्थि की उत्पत्ति जिस कोशिका से हुई है दोस्तों उसे कहा जाता है कॉन्ड्रियोसाइट कोशिका। उसे क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रियोसाइट कोशिका। उपास्थि की उत्पत्ति जिस कोशिका से हुई है उसे क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रियोसाइट कोशिका। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि कि उपास्थि की उत्पत्ति किस कोशिका से हुई है, तो किससे हुई है, कॉन्ड्रियोसाइट कोशिका से। और उपास्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो उपास्थियों के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों कॉन्ड्रियोलॉजी। क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रियोलॉजी कहा जाता है। और दोस्तों किस प्रोटीन की बनी होती है उपास्थि, तो दोस्तों कॉन्ड्रिन प्रोटीन की बनी रहती है। किस प्रोटीन की, कॉन्ड्रिन प्रोटीन की बनी हुई रहती है कौन, उपास्थि। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। यह है दोस्तों उपास्थि। अब स्नायु की बात करते हैं दोस्तों। स्नायु क्या होता है, दो अस्थियों को जोड़ने का कार्य करता है। ये जो स्नायु होता है ये दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है दोस्तों। इस बात का आप ध्यान रखना। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दो अस्थियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो स्नायु करता है। उसके बाद में बात आती है पेशी की। दोस्तों पेशी क्या होती है, पेशी अस्थियों से जुड़कर उन्हें गति प्रदान करती है। दोस्तों अस्थियों से जुड़कर के ये क्या करती है, अस्थि को गति प्रदान करती है, अस्थि को गति प्रदान करती है दोस्तों। ये बनी किस प्रोटीन की बनी हुई रहती है दोस्तों ये पेशी, तो एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन होती है दोस्तों। एक्टिन व मायोसिन जो प्रोटीन होती है इससे बनी होती है दोस्तों कौन, पेशी। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जो पेशी होती है वो किस प्रोटीन की बनी हुई रहती है, तो किसकी बनी हुई रहती है, एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन की। दोस्तों आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कंकाल तंत्र। कल इससे संबंधित जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, या एसएससी में या बैंक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चनों को अगली वीडियो में, अगले जब क्वेश्चन सेक्शन करेंगे उस क्वेश्चन सेक्शन में मैं आपको पूरे क्वेश्चन आपको दे सकूँ। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत ही अच्छी वीडियो होगी दोस्तों, ये भी और आने वाले भी। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो कंकाल तंत्र होता है मानव में, शरीर में कितनी पेशियां होती है, तो दोस्तों बात की जाए तो पेशियों की संख्या होती है 639। टोटल कितनी पेशी होती है मानव में, 639 पेशी होती है। और सबसे छोटी पेशी कौन सी है,
तो सबसे छोटी पेशी पाई जाती है दोस्तों कान में, उसे कहा जाता है स्टेपीडियस। क्या कहा जाता है? स्टेपीडियस। सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो सबसे बड़ी पेशी है दोस्तों वह है ग्लूटस मैक्सिमस। कौन सी है? ग्लूटस मैक्सिमस। सबसे लंबी जो पेशी है दोस्तों वो कौन सी है? तो वह है सार्टोरियस। कौन सी है? सार्टोरियस। तो ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है दोस्तों कि सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो सबसे बड़ी कौन सी है? ग्लूटस मैक्सिमस है। सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सार्टोरियस है। सबसे छोटी पेशी कौन सी है? स्टेपीडियस है। जो कि दोस्तों कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखना। होता क्या है दोस्तों कि जब अपन बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम कर लेते हैं, जैसे कि जिम में कर लेते हैं या फिर अपन खेतों में गड्ढा खोदते हैं, तब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उस परेशान होने का कारण क्या है दोस्तों? क्वेश्चन इसके इस तरीके से आता है कि शारीरिक परिश्रम के समय में थकान महसूस होती है, वो थकान महसूस किसके कारण होती है? डायरेक्ट एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि अत्यधिक शारीरिक परिश्रम के समय जो हमें थकान महसूस होती है वो किसके कारण होती है? वो इसके कारण होती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जब अपन अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं दोस्तों, तो अपनी पेशियों में क्या होता है? अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। इस अवायवीय श्वसन की क्रिया के दौरान क्या होता है? हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है दोस्तों, और इस लैक्टिक अम्ल के कारण ही हमें थकान महसूस होती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। जो मैंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो कि अत्यधिक शारीरिक परिश्रम के समय पेशियों में अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा लैक्टिक अम्ल बनने लगता है और जिसके कारण हमें थकान महसूस होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हो गई दोस्तों पेशी की बात। पेशी के बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं कंडरा। ठीक है। कंडरा होता है क्या है दोस्तों? पेशी को अस्थि से जोड़ने में सहायक होता है। पेशी क्या होती है दोस्तों? ये क्या पेशी क्या होती है? पेशी होती है दोस्तों अस्थि से जुड़ करके अस्थि को गति प्रदान करती है। और ये कंडरा क्या करता है दोस्तों? पेशी को अस्थि से जोड़ने में सहायक होता है। ये कंडरा क्या करता है दोस्तों? पेशी को अस्थि से जोड़ने में सहायक होता है। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कंडरा का कार्य क्या है, ये स्नायु क्या होता है, पेशी क्या होती है, उपास्थि क्या होती है, अस्थि क्या होती है, पेशियों की संख्या कितनी होती है, सबसे बड़ी पेशी कौन सी है, सबसे छोटी पेशी कौन सी है, सबसे लंबी पेशी कौन सी है। तो इन छोटी छोटी बातें थी दोस्तों जो कि मुझे बतानी थी आपको, वो मैंने इसमें कवर कर दी। अब बात आती है दोस्तों कि जैसे कि छोटे मोटे क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और बेसिकली हमें ध्यान भी होने चाहिए इन एग्जामों के बारे में, इन क्वेश्चनों के बारे में सॉरी, कि जब हम उंगली चटकाते हैं तो आवाज़ आती है, वह किसके कारण आती है? तो दोस्तों होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब बेसिकली आप देख लेना, आप अंगुली चटकाते हो कभी तो एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ किसके कारण आती है दोस्तों? मैं बात करता हूँ। अपने क्या होता है कि जब दो हड्डी जुड़ती है तो उसके बीच में उपास्थि लगी हुई रहती है। जैसे अपनी कोहनी है, कोहनी की जो हड्डी है दोस्तों उसके बीच में तो उपास्थि लगी हुई रहती है कि नहीं है? तो यहाँ तो चट चट की आवाज़ नहीं आती। लेकिन अंगुलियों के बीच में क्या होता है दोस्तों? उपास्थि तो लगी हुई नहीं रहती, इसके बीच में एक द्रव भरा रहता है, दो अस्थियाँ होती है। जैसे कि मैंने बताया था आपको जब हाथ का पंजा, हाथ के बारे में बताया था कि अंगुलियों के बीच में जॉइंट होता है कि नहीं? 12-14 हाथ में 14 अंगुली, 14 हड्डी होती है जो आपकी अपने अंगुलियों में होती है। तो दोस्तों मैं बात करूँ कि दो हड्डियों, जो अंगुली की जो अंगुली होती है, अंगुलियों के बीच में क्या होता है? एक द्रव भरा रहता है। उस द्रव का नाम क्या है? उस द्रव का नाम है दोस्तों साइनोवियल। साइनोवियल द्रव भरा रहता है। कौन सा द्रव भरा रहता है दोस्तों? साइनोवियल द्रव भरा रहता है। होता क्या है दोस्तों? इस द्रव में, साइनोवियल जो द्रव होता है, इस द्रव में CO2 और नाइट्रोजन, CO2 या नाइट्रोजन के बुलबुले होते हैं दोस्तों। जो साइनोवियल जो द्रव होता है इसमें क्या होता है? इस द्रव में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के बुलबुले पाए जाते हैं। तो दोस्तों जब भी हम आंगली को चटकाते हैं तो ये बुलबुले जो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के होते हैं दोस्तों, ये बुलबुले फूट जाते हैं। इसके कारण दोस्तों जब हम अंगुली चटकाते हैं तो वो आवाज़ आती है। जो बुलबुले पाए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के साइनोवियल द्रव में, उसके फूट जाने, उसके जो बुलबुले होते हैं उसके फूट जाने की आवाज़ आती है। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों कि जब अंगुली चटकाते हैं तो आवाज़ किसकी आती है? CO2 नाइट्रोजन गैस के बुलबुले पाए जाते हैं साइनोवियल द्रव में, तो उनकी जो बुलबुले होते हैं उनके फूटने की आवाज़ आती है। क्लियर हुआ दोस्तों ये क्वेश्चन? अब देखिए आगे क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों। आपने देखा होगा कि पूर्णिमा की रातों में शमशान में हड्डियां किसके कारण चमकती हैं? किसके कारण चमकती हैं दोस्तों? तो दोस्तों वो चमकती हैं, अपनी हड्डी होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है, आप सबको पता है। जो फास्फोरस होता है वो कौन सा पाया जाता है? तो हड्डियों में जो फास्फोरस पाया जाता है वो पाया जाता है सफ़ेद फास्फोरस।
और दोस्तों होता क्या है, जैसे किसी इंसान की मृत्यु हो गई पूर्णिमा की रातों के समय, तो पूर्णिमा 2-3 दिन के बाद में जो हड्डियां होती है दोस्तों, इस हड्डियों में सफेद फास्फोरस के कारण दोस्तों ये क्या प्रतिदीप्ति होती है। ये कहने का दार दोस्तों, ये जब पूर्णिमा की रातें होती है तो ये चमकती है। तो पास में खेत के पास जब कोई, जैसे कि गाँव में मान लीजिए कि कोई किसान है, खेतों में पानी मोड़ रहा है, तो शमशान की तरफ देखता है तो उसे वो हड्डियाँ चमकदार दिखाई देती है। तो वह क्या सोचता है कि शायद कोई भूत आ गया या फिर कुछ ऐसे अजीब अजीब बातें बनाते हैं दोस्तों। ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि शमशान की आग किसे कहा जाता है, या फिर पूर्णिमा की रातों में शमशान में जो हड्डियां किसके कारण चमकती है, तो किसके कारण चमकती हैं दोस्तों, तो सफेद फास्फोरस के कारण चमकती है। किसके कारण चमकती है, सफेद जो फास्फोरस होता है दोस्तों उसके कारण, सफेद फास्फोरस के कारण चमकती हैं। तो शमशान की आग किसे कहा जाता है, सफेद फास्फोरस को कहा जाता है। इन बातों का भी ध्यान रखना। 2 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और अपन को बेसिकली पता भी होनी चाहिए। अब दोस्तों कंकाल तंत्र में सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली, लेकिन दोस्तों जो जॉइंट होता है 2 हड्डियों के बीच में, उसके बारे में नहीं पढ़ा। तो अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं। आज इसको ख़त्म कर देंगे दोस्तों, कंकाल तंत्र को। दोस्तों होता क्या है कि जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं ना, जब हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं ना, तो उसके बीच में एक जॉइंट बनता है। उस जॉइंट को हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों, उस जॉइंट को हिंदी में कहा जाता है संधि। जब हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं तो एक जॉइंट बनता है और उस जॉइंट को हिंदी में क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। दोस्तों ये जॉइंट 2 प्रकार के होते हैं, ये संधि 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है चल संधि, एक होती है अचल संधि। अब बात की जाए कि चल संधि क्या होती है, एक मिनट, बात की जाए दोस्तों कि चल संधि क्या होती है, तो ऐसी संधि जिनमें गति संभव हो, ऐसी संधि जिसमें गति संभव हो, जिसकी गति सारी दुनिया को दिखे, वह तो कहलाती है दोस्तों चल संधि। और ऐसी संधि जिसमें गति संभव ना हो, ऐसी संधि जिसमें गति संभव ना हो, बिल्कुल ही संभव नहीं है, जिसमें गति नहीं होती बिल्कुल भी, तो दोस्तों पहले मैं अचल संधि की बात कर लेता हूँ। तो जिसमें गति संभव नहीं हो वह अचल संधि कहलाती है दोस्तों। जैसे कि कपाल की जो हड्डी होती है, कपाल या करोटी में दोस्तों मैंने बताया था आपको मस्तिष्क में पाई जाती है और इसमें 8 हड्डी होती है। इनकी जो हड्डी होती है दोस्तों, इनके बिल्कुल अचल संधि होती है। कहने का मतलब इनके इनमें बीच में बिल्कुल गति नहीं होती। इन हड्डियों में क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल भी गति नहीं होती, इस कारण इसे अचल संधि में रखा गया। और आपने देखा होगा जो पसलियाँ होती है वो पीछे की तरफ तो रीढ़ की हड्डी से और आगे स्टर्नम, सीने की अस्थि को कहा जाता है दोस्तों स्टर्नम। तो जो पसलियाँ सीने की अस्थि से जुड़ी रहती है दोस्तों, वह पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है पसलियाँ, 12 जोड़ी होती हैं। तो इनके बीच में जो संधि पाई जाती है, जो जॉइंट पाए जाते हैं दोस्तों, वो बिल्कुल भी गति नहीं करते, इसलिए दोस्तों इसे अचल संधि में रखा गया है। इसी तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो कपाल की जो 8 अस्थि होती है उनके बीच में बिल्कुल भी गति नहीं होती, इसलिए दोस्तों वो अचल संधि में रखा गया है। तो आशा करता हूँ आपको अचल संधि अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करता हूँ दोस्तों चल संधि की। तो चल संधि को भी 2 भागों में बांटा गया है। चल संधि को भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भाग कौन सा है दोस्तों, एक भाग है पूर्ण संधि और दूसरा भाग है अपूर्ण संधि। अब पूर्ण संधि क्या होती है कि ऐसी संधि जिसमें पर्याप्त गति हो, ऐसी गति जिसका पता अपन को बाहर से ही लग जाए। पूर्ण संधि में क्या होता है, इसमें जो गति होती है दोस्तों वो पर्याप्त मात्रा में होती है और इसकी गति का मालूम हमें बाहर से ही लग जाता है। और अपूर्ण संधि होती है, इसका दूसरा पार्ट कहता है, दूसरा पार्ट है दोस्तों चल संधि। 2 प्रकार की होती है, एक पूर्ण और एक होती है अपूर्ण। तो जो अपूर्ण संधि होती है दोस्तों, इसकी गति अत्यंत कम होती है, इसका पता बिल्कुल अपन को बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ पता जरूर लग जाता है। तो पहले हम पूर्ण संधि के बारे में बात कर लेते हैं, फिर अपूर्ण संधि की बात करेंगे। तो पूर्ण संधि की बात की जाए तो पूर्ण संधि में दोस्तों पहला उदाहरण है बॉल या सॉकेट जॉइंट। दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ये आया था। और दोस्तों राजस्थान की जो पीटीआई की एग्जाम हुई थी उसमें आया था कि बॉल या सॉकेट का जॉइंट कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है कंधा या कमर में। कहाँ पाया जाता है, कंधा या कमर, जो अपना कंधा होता है और जो कमर का जो जॉइंट होता है जिससे पैर जुड़ा हुआ रहता है दोस्तों, यहाँ पर जो जॉइंट पाए जाते हैं उन्हें बॉल या सॉकेट का जॉइंट कहा जाता है। और दोस्तों ये 300 डिग्री गति करते हैं, 360 डिग्री गति करते हैं। जैसे अपना हाथ को 360 डिग्री घुमा सकते हैं, उसी तरीके से दोस्तों पैर को भी घुमा सकते हैं अपन। तो बॉल या जो सॉकेट का पॉइंट होता है दोस्तों, बॉल या सॉकेट का जो जॉइंट होता है वो 360 डिग्री गति करता है और ये कंधा या कमर में पाया जाता है। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था दोस्तों राजस्थान पीटीआई के एग्जाम में कि बॉल या सॉकेट का जॉइंट कहाँ पाया जाता है। तो पूर्ण संधि का दोस्तों पहला उदाहरण तो ये हो गया। दूसरे उदाहरण की बात करूँ दोस्तों मैं, तो दूसरा है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है दोस्तों,
ये एक दिशा में गति करता है। हिंज जॉइंट होता है दोस्तों, ये एक दिशा में गति करता है। एक दिशा में, जैसे कोहनी हो गई, कोहनी होती है वो एक ही दिशा में ही तो होती है, चारों तरफ थोड़ी ना घूमती, 360 डिग्री में थोड़ी ना घूमती है। इसी तरीके से जो घुटना का जॉइंट होता है दोस्तों पैर में, वो भी तो एक ही दिशा में गति करता है। दूसरा उदाहरण ये है दोस्तों, पूर्ण चल संधि 2 प्रकार की होती है, एक होती है पूर्ण संधि, एक होती है अपूर्ण संधि। तो अपन पूर्ण संधि के बारे में पढ़ रहे थे। इसका तीसरा उदाहरण की बात करूं दोस्तों मैं, तो तीसरा उदाहरण होता है दोस्तों, एक मिनट, हाँ, तीसरा उदाहरण होता है दोस्तों पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट, इसे खूंटी संधि भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? इसे खूंटी संधि भी कहा जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि तो कील की तरह एक तो कील की तरह खड़ी रहती है, और एक उसकी तरफ, एक उसमें गर्दन, एक उसमें चारों तरफ घूमती रहती है, कील के ऊपर चारों तरफ घूमती रहती है। जैसे कि जो रीढ़ की हड्डी होती है दोस्तों, वो तो सीधी खड़ी रहती है और गर्दन इसके चारों तरफ घूमती है, तो ये खूंटी की तरह होती है दोस्तों, ये बिल्कुल, है ना। तो इसे तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है? क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि खूंटी संधि कहाँ पाई जाती है, या खूंटी जो पाइवट जो जॉइंट होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों? वो गर्दन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? गर्दन में पाया जाता है। और इसमें रीढ़ की हड्डी सीधी खड़ी रहती है, और इसके चारों ओर मस्तिष्क वो चारों ओर घूमते हैं, चारों ओर घूमता है दोस्तों। इस खूंटी संधि को दोस्तों यस या नो का जॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो कि रीढ़ की हड्डी तो बिल्कुल सीधी खड़ी रहती है, और जो मस्तिष्क होता है उससे तो हम यस करते हैं और उससे हम नो करते हैं। जैसे कि सिर को हिलाकर यस करते हैं और सिर को हिलाकर नो करते हैं। इस कारण दोस्तों इसे यस या नो का जॉइंट भी कहा जाता है। तो ये तो रही दोस्तों पूर्ण संधि की बात। अब बात करूं मैं अपूर्ण संधि की, तो अपूर्ण संधि में क्या होता है दोस्तों, इसमें गति तो होती है लेकिन अत्यंत कम होती है, दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों इसके उदाहरण कौन कौन से हैं दोस्तों? कशेरुका किसे कहा गया था? मैंने आपको जब रीढ़ की हड्डी पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि बच्चों में जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, वो 26 होती है, और जो बच्चे में होती है, वो बच्चे में तो होती है 33, और जो वयस्क के एडल्ट होता है उसमें दोस्तों रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? 26 होती है। तो उन 26 हड्डियों को दोस्तों क्या कहा गया था? कशेरुका। तो कशेरुका दोस्तों जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें भी तो गति होती है भाई, इसमें भी तो गति होती है, लेकिन ये गति अपन को दिखाई देती है क्या दोस्तों? बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन दोस्तों इस कशेरुका, इन हड्डियों में भी गति होती है। तो दोस्तों ये अपूर्ण संधि है, यानी कि इसमें गति तो होती है लेकिन कम होती है। और पूर्ण संधि की बात की थी, उसमें तो गति तो अत्यंत दोस्तों, उसमें गति पर्याप्त मात्रा में होती है, जो कि बाहर से भी हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो अपूर्ण संधि है, अपूर्ण संधि की जो गति है दोस्तों वो अत्यंत कम होती है, और इन्हें हम बाहर से महसूस नहीं कर सकते। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? कशेरुका के बीच में, जैसे कि कशेरुका है, कशेरुका में 26 अस्थि हो जाती है, 26 अस्थि पाई जाती है, और 26 अस्थियों के बीच में जो गति होती है दोस्तों वो अत्यंत कम होती है। उसी तरीके से दोस्तों अपन ने मेखलाएं पढ़ा था, मेखलाओं में श्रोणी मेखला पढ़ा था। श्रोणी मेखला में 3 उपस्थि होती है, जो कि अपने कमर से, जो पैर को कमर से जोड़ती है, उसमें पढ़ा था मैंने, बताया था आपको। अगर नहीं पढ़ा हो आपने तो जाओ पिछली वीडियो में जाके पहले पढ़ो उसको। उसमें 3 उपस्थिति पाई जाती है, एक पाई जाती है इलियम, एक पाई जाती है इस्चियम, और एक पाई जाती है प्यूबिस। तो इनके बीच में दोस्तों जो गति होती है वो अत्यंत कम होती है, इसलिए इसे अपूर्ण संधि में रखा गया है दोस्तों, अपूर्ण संधि में रखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों इनके बीच में बहुत ही कम गति होती है, ये बाहर से दिखाई नहीं देती दोस्तों, अत्यंत कम होती है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और जुड़े रहिए। और दोस्तों आज ये कंकाल तंत्र हमारा समाप्त हो गया है। अब दोस्तों कल इसके क्वेश्चन सेक्शन लेके आऊँगा। जो भी आरआरबी में या फिर एसएससी में, बैंक में, जितनी भी एग्जाम, पटवारी में, राजस्थान पुलिस में, जितने भी कंकाल तंत्र से जो क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, क्वेश्चनों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन सेक्शन के बारे में मजा लेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और दोस्तों अगर आपकी शिकायत है, अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, तो मैं एक क्लास और ले लेता हूँ जिसमें आपको रीढ़ की हड्डी, पसलियाँ, हाथ और पैर, इसको डायग्राम के द्वारा एक क्लास में समझा दूंगा। अगर आप क्वेश्चन सेक्शन में कल कहोगे तो कल नहीं दोस्तों, परसों के दिन जरूर बता दूंगा आपको, ठीक है। कल तो क्वेश्चन सेक्शन की क्लास, सॉरी, कल तो ये क्लास आएगी, कल तो क्वेश्चन सेक्शन क्लास आएगी, और परसों के दिन किसकी आएगी दोस्तों? परसों के दिन आएगी अपने जो रीढ़ की हड्डी, पसलियाँ, हाथ और पैर की। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ।